रचना शारीर का प्रथम अध्याय शारीर उपकर्मणीय शारीर, जो पहले है वो 6 मार्क्स के अंतर्गत आता था, लेकिन हाल ही में 1 साल के अंतर्गत NCI ने अपने रूल्स चेंज कर दिए। कोई भी क्वेश्चन कितने भी नंबर का किसी भी चैप्टर से आ सकता है, पर आएगा बुक से ही। तो अपन एनाटॉमी को है ना, आयुर्वेद की एनाटॉमी को क्वेश्चन वाइज लेते हैं, जिससे लेकर अपने को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन है तो उसके अंतर्गत क्या लिखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, उसके अंदर बात की गई है कि शरीर, नाम में पता है शरीर उपकर्मणीय, तो शरीर की व्याख्या की गई है। तो ये कोटेशन आपको एनाटॉमी में, वाइवा के अंतर्गत, मेन एग्जाम में, इंटरनल में, सब में पूछा जाएगा। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, ये कोटेशन आपको याद ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि चरक के अनुसार गर्भ की परिभाषा बताइए। गर्भ की परिभाषा चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार बताई गई है। तो चरक के अनुसार पूछी गई है, तो चरक के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या होती है? शुक्र श्रोणितम जीव संयोगे तू खलु कुशीगते गर्भ संज्ञा भवति। और ये रेफरेंस भी आपको याद रखना है, ये रेफरेंस लिखोगे तो आपको इफेक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के पास, ठीक है। तो ये कौन से इसलिए है? चरक शारीर स्थान के 4th अध्याय का 5वां श्लोक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पुरुष शुक्र स्पर्मेटोजोआ और स्त्री श्रोणित ओवम का स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा का प्रवेश करती है, और जब आत्मा का प्रवेश हो जाता है तब उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो होगी गर्भ की परिभाषा चरक के अकॉर्डिंग। अब सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा पूछे तो सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या होती है? शुक्र श्रोणितम गर्भाशय स्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। फिर ये तो होगी गर्भ की परिभाषा। फिर ये भी लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे इतनी कोटेशन थोड़ी लिखोगे, पूरी कोटेशन लिखनी है आपको। तो फिर क्या है कि तम चेतना अवस्थितम वायु विवर्जिति तेज एनम पचति आपह क्लेदयन्ति पृथ्वी सहति आकाश विवर्धयन्ति एव विवर्धित स यदा हस्त पाद जीवा ग्राण कर्ण नितम आदि भी रंगे रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। उसको शरीर कहा जाता है। तच्च षडंगम साकाशतस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम सिर इति। ये श्लोक है वो सुश्रुत शारीर स्थान 5 चैप्टर का 3रा अध्याय है। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? वही बताया गया है कि शुक्र और श्रोणित का गर्भाशय के अंदर संयोग होता है, फिर उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। तो आत्मा का प्रवेश होने के बाद वह जीवित हो जाता है, समूर्छितम, उसको गर्भ कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि तम चेतना, उसके अंदर चेतना स्थित होती है। वायु के द्वारा विभाजन का कार्य किया जाता है, तेज के द्वारा पाचन का काम किया जाता है, आप या मतलब जल के द्वारा है वो क्लीदता प्रदान करता है, क्लेदयन्ति मतलब क्लेदता प्रदान करता है। पृथ्वी सहति, पृथ्वी के द्वारा संघनन या घनता का कार्य किया जाता है। आकाश के द्वारा विवर्धयन्ति मतलब आकाश है वो रिक्तता का निर्माण करता है, जिससे सेल डिवीजन हो और उनको स्पेस मिले। तो स यदा वह जब हस्त हाथ पैर जीभ नाक कर्ण नितंब आदि रंगों के रूप में डिवाइडेशन हो जाता है, तब उसको शरीर की संज्ञा दी जाती है। और आयुर्वेद के अनुसार शरीर कितने प्रकार बताया गया? 6 अंग होता है। 4 शाखा हो गई, मध्य है वो पंच को बताया गया है, और षष्ठ है वो सिर को बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये पूछ सकता है MCQ के अंदर भी कि वायु है वो क्या कार्य करने का काम करती है, पाचन का कार्य किस के अंतर्गत किया जाए। तो मतलब अपना शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, और 5 महाभूत से ही शरीर का निर्माण होता है। तो जिस शरीर के अंदर जो भी अंग है वो कौन से 5 महाभूत से बना है, किस महाभूत की प्रधानता से उसका निर्माण हुआ है, तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा बताइए। अभी आपने आगे देखा कि गर्भ की परिभाषा थी, अब चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा पूछी जाए तब आप क्या आंसर दोगे? तब कहेंगे तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानाम भूतम 5 महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। ये चरक शारीर स्थान 6 चैप्टर का 4th श्लोक है। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है कि चेतना व 5 महाभूत विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। तो शरीर को क्या कहलाता है कि चेतना और आत्मा और 5 महाभूत, इनसे मिलकर जो समुदाय बनता है या ग्रुप बनता है उसको शरीर कहा जाता है। और सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे? तो सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा होती है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल और यही मूल है शरीर का। मतलब शरीर के कौन कौन से मूल हो गए?
तो शरीर है वो दोषों से मिलकर, धातुओं से मिलकर और मल से मिलकर बना होता है। ये किसके अंतर्गत लिखा गया है? सुश्रुत सूत्र स्थान 25वां अध्याय का 3रा श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें कौन कौन से दोष होते हैं? 3, वात पित्त कफ, जो अपन क्रिया शारीर के अंतर्गत बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और धातु भी अपन क्रिया शारीर के अंदर पढ़ेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होगी। मल कौन से होते हैं? 3 मल होते हैं 3, स्वेद हो गया, मूत्र हो गया, पुरुष हो गया। तो ये शरीर के मूल कारण होते हैं। तो यहाँ अपन ने देखा चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा, सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा। फिर अपन आगे देखते हैं शारीर की परिभाषा बताइए। जब पूछा आपसे शारीर की परिभाषा बताइए, तो शारीर की परिभाषा क्या होती है? शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीरम। तो शारीर की परिभाषा मतलब शारीर क्या होता है? वह तंत्र या शास्त्र या आयुर्वेद जिसके अंतर्गत शरीर व शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का वर्णन हो, या जिसके अंतर्गत शरीर की सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है, जिसके अंदर शरीर के सारी चीज़ों के बारे में बताया गया हो, उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान हो, उसको शारीर बोलते हैं, या उसको आयुर्वेद बोलते हैं, या उसको शास्त्र बोलते हैं। अब आपसे पूछे कि रचना शारीर, अब शारीर तो पता चल गया कि वो ग्रंथ हो गया, वो शास्त्र हो गया जिसके अंतर्गत ये सब बताया गया। अब आपसे पूछे कि रचना शारीर क्या होती है और क्रिया शारीर क्या होती है। क्रिया शारीर हो तो क्रिया शारीर के बारे में बताना है, और रचना शारीर पूछे तो रचना शारीर के बारे में बताना है। तब अपन लिख देंगे शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीरम, तत्र रचना प्रतिपादकम रचना शारीरम, तत्र क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम। तो क्रिया प्रतिपादक क्रिया शरीर फिजियोलॉजी बताई जाती है, तो उसके अंदर क्रिया शारीर का वर्णन हो जाएगा, और जिसके अंदर रचना के बारे में बताया गया है वो रचना शारीर हो जाएगा। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत आयुर्वेद का प्रयोजन, सबसे पहले अपन किसी भी कॉलेज में जाएंगे, बीएमएस कॉलेज में, तो सबसे पहले यही अपने को याद करवाया जाता है, वो चाहे सीनियर के द्वारा याद करवाया जाए चाहे टीचर्स के द्वारा याद करवाया जाए। आयुर्वेद का प्रयोजन, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसका क्या एम है ये तो पता सबको होना चाहिए ना, तो ये तो कॉमन चीज़ है। तो ये चीज़ है, तो इसके अंदर क्या, तो चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये है आयुर्वेद का प्रयोजन। इसका मतलब क्या होता है? इसके 2 ही चीज़ें होती है, मतलब एक तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और एक रोगी के रोगों को दूर करना। एकमात्र ऐसा फील्ड है अपना आयुर्वेद या बीएमएस फील्ड, उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उसको स्वस्थ कैसे रखे वो चीज़ देखते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उन पर फोकस होता है कि वो अपना जो स्वस्थ शरीर बना हुआ है उसको कैसे आगे, किन किन चीज़ों से या किन किन व्यायाम, किन किन आहार विहार से आगे अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे। फिर जो रोगी हो गया है अब उनके रोगों को कैसे दूर करना है वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, वो चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय के 26वें श्लोक के अंतर्गत है। ठीक है ना। फिर देखते हैं सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन। तो सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन अपने बुक में लिखा हुआ है, व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम च। इसका भी 2 है कि शरीर को व्याधि से मुक्त करना और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है ना। फिर अपन एमसीक्यू के कुछ सवाल देखते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, संहिता के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं और रचना शारीर के फर्स्ट अध्याय में भी, क्योंकि फर्स्ट अध्याय में हमेशा यही बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ इस अध्याय में आपने जो रचना शारीर पढ़ी उसमें क्या क्या आता है, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, उसके कितने अध्याय होते हैं, किस चैप्टर में किसका वर्णन किया गया है, तो वही है। तो सबसे पहले कि सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में 10 अध्याय होते हैं। फिर है कि चरक संहिता के शारीर स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो वो होते हैं 8। फिर अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान में कितने अध्याय होते हैं, वो होते हैं 12। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट करके लाया हूँ। ठीक है ना। फिर अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो वो होते हैं 6 अध्याय होते हैं। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर अपन कोई भी चीज़ पढ़ेंगे या कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो वो कैडेवर पे किया जाता है। मोस्टली फर्स्ट ईयर के अंदर कैडेवर मिलता है, बीएमएस में सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपने को कैडेवर मिलता है। कैडेवर मतलब डेड बॉडी मिलती है जिसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। तो उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से फ्लूइड का उपयोग किया जाता है वो पढ़ते हैं कि कौन कौन से फ्लूइड का बताइए, वाइवा में पूछा जा सकता है या प्रिजर्वेशन फ्लूइड करके एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और आगे अपन देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रिजर्वेशन फ्लूइड में सबसे पहले कार्बोलिक एसिड या फिनॉल का उपयोग किया जाता है 3 लीटर। फिर फॉर्मेलिन मिक्स किया जाता है 4 लीटर। ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है 2 लीटर। फिर स्प्रिट का उपयोग किया जाता है 3 लीटर। उसके अंतर्गत टर्पेनाइन ऑयल डाला जाता है 300 ml और वाटर का प्रयोग किया जाता है 3 लीटर। और जो
ये रंजक है, द्रव्य है, मतलब जो स्टेनाइंग फ्लूइड, जो जिससे उसका मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं आर्टरी और वेन होती है ना, उसको कलर प्रोवाइड करेगा, जिससे अपने को स्पष्ट रूप से दिखेगी कि हाँ ये आर्टरीज है, ये वेन जा रही है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो उसमें रेड लीड का प्रयोग किया जाता है, वो होता है 200 मिलीग्राम। वाटर का प्रयोग किया जाता है, वो होता है 2 लीटर। अब अपन देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव फ्लूइड देख लिया कि ये प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, इनको मिक्स करके प्रिजर्व की जाती है बॉडी। अब प्रिजर्व कैसे करते हैं ये अपने को सबसे पहले सिखाते हैं। तो प्रिजर्व कैसे करते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मतलब पुराने समय में मृत शोधन मतलब कैसे किया जाता है, डेड बॉडी को कैसे प्रिजर्व करते थे। तो पहले अपन मॉडर्न का देखते हैं, क्योंकि अपन आज मॉडर्न में अपन जी रहे हैं। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मॉडर्न प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टूबरकल, जो अपन जांग जहाँ से प्यूबिक बोन है, हिप जॉइंट है ना कमर के पास जहाँ अपन बेल्ट बांधते हैं, वहाँ से लेकर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टूबरकल जहाँ अपन नाभि या नाड़ी जुड़ती है, जहाँ पे बेल्ट का जो हत्था होता है ना वह जुड़ता है वहाँ, और एंटीरियर सुपीरियर जहाँ मतलब साइड में जो पोर्शन होता है जहाँ अपन बोन्स हो लाइक उभरी हुई दिखती है, जैसे ये एक जॉइंट हो गया, तो यहाँ पे से लेकर और यहाँ अपन बेल्ट लगाते हैं वहाँ तक, तो इसके बीच के एरिया को बोलते हैं यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट होता है। यहाँ पे कौन सा लिगामेंट होता है, इंगुइनल लिगामेंट। इंगुइनल लिगामेंट से अपन 4 सेंटीमीटर बिलो, स्केल से 4 सेंटीमीटर बिलो है वो एक कट लगाते हैं। ठीक है, कट लगाने के पश्चात वहाँ से फीमोरल शीथ मिलती है सबसे पहले अपने को नीचे। फीमोरल शीथ को अपन रिमूव करते हैं, ये फैट मोटी फैट की लेयर होती है। इसको रिमूव करने के पश्चात अपने को 2 चीज़ें दिखती है, एक तो फीमोरल आर्टरी दिखती है जो लेटरल साइड में होती है, वो फीमोरल आर्टरी होती है, और एक फीमोरल वेन होती है जो मिडिल साइड में होती है। तो सबसे पहले अपन प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को फीमोरल आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो फीमोरल आर्टरी के अंदर कैनुला के अप डायरेक्शन, पहले अपर डायरेक्शन में अपन 1 लीटर फ्लूइड, फिर जो बचा है वो अपन लोअर डायरेक्शन में डालते हैं प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को। ठीक है ना, ये बात करें इसको और आगे से डिटेल में पढ़ेंगे अपन मृत शोधन की पुरानी के और उसका नए के साथ कंपेयर करके। ठीक है, फिर अपन देखते हैं शरीर की सूक्ष्मता और सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक ने शरीर में कितने अंग व प्रत्यंग बताए। चरक ने कितने अंग व प्रत्यंग बताए, तो आचार्य चरक ने शरीर के अंतर्गत 6 अंग और 56 प्रत्यंग बताए हैं। 6 अंग और 56 प्रत्यंग। इसको अब अपने को ये वाली लैंग्वेज तो आती है, पर ये वाली रोमन संख्या के अंतर्गत भी ये लिखा गया है, जिसे हिंदी गिनती बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये चीज़ भी अपने को 1 से 10 तक तो कम से कम आपको ये चीज़ संख्या या गिनती याद रखनी ही होती है। तो ठीक है ना, फिर अपन सुश्रुत के अनुसार कितने बताया गया, तो सुश्रुत ने मानव शरीर में 6 अंग बताए हैं, बहुत से प्रत्यंग बताए गए हैं। अब शरीर 2 प्रकार का होता है जो वर्णन किया गया है। शरीर है वो एक तो सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। फिर उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय का बताया गया इसके अंतर्गत, तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। और फिर 5 कर्मेंद्रिय वाक, हस्त, उपस्थ, पायु और पाद। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये आपको डिटेल से पढ़ाएंगे पदार्थ विज्ञान के अंदर, बहुत डिटेल से इसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। और उभयेंद्रिय मन होता है। और ये दार्शनिक विचार, ये भी अपन पदार्थ में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और ये तो पदार्थ के साथ क्रिया शरीर के अंतर्गत भी अपने को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। ये सूक्ष्म शरीर के ज्ञान का वर्णन तो क्या होता है कि सबसे पहले अव्यक्त से महान का निर्माण होता है, जिसको बुद्धि तत्व कहा जाता है। महत से है वो अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 3 चीज़ों की उत्पत्ति होती है, एक तो सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, 3 गुण बनते हैं। सात्विक गुण को वैकारिक कहा जाता है, राजस गुण को तेजस कहा जाता है, और तामस गुण को भूतादि कहा जाता है। फिर ये सात्विक गुण और राजस गुण दोनों मिलके एकादश इंद्रियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और राजस गुण और तामस गुण दोनों मिलके है वो पंच तन्मात्रा का निर्माण करते हैं, और इन पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब पंच तन्मात्रा कौन कौन सी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिससे पंच महाभूत कौन कौन से बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत बने। ये सब डिटेल से एक एक पंच महाभूत, एक एक महाभूत का वर्णन करेंगे अपन पदार्थ विज्ञान के अंदर। ठीक है। और एकादश इंद्रिया श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद और मन, ये जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय उभयेंद्रिय, देखिए ये है। फिर सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, एक ये एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है कि सूक्ष्म शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो वो है वो 18 तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर इनके अंदर बताया गया पंच महाभूतों के गुण, जो भी अपन पदार्थ विज्ञान में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पंच महाभूत और गुण कौन कौन से, आकाश, शब्द,
वायु का शब्द और स्पर्श, अग्नि का शब्द स्पर्श रूप, जल शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, फिर देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन से होते हैं। तो आकाश का होता है अप्रतिघात गुण होता है, वायु का चलत्व गुण होता है, अग्नि का उष्णत्व गुण होता है, जल का द्रवत्व गुण होता है और पृथ्वी का है वो खरत्व मतलब खुरदरापन का गुण होता है। अब पूछता है, ये क्रिया शारीर के अंतर्गत बहुत पूछा जाता है, पंच महाभूत व त्रिगुण में संबंध बताइए। तो इसका एक कोटेशन होता है, अपने क्रिया शारीर में पढ़ेंगे अपन। सत्व बहुलो आकाश, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुलो आप, तमो बहुलो पृथ्वी थी। ये श्लोक है। उसके अंदर क्या बताया कि आकाश महाभूत के अंदर है वो सत्व गुण की प्रधानता होती है, वायु के अंदर रज गुण की प्रधानता होती है, अग्नि के अंदर सत्व और रज की प्रधानता होती है, जल के अंदर सत्व और तम की प्रधानता होती है, और पृथ्वी के अंदर है वो तम की प्रधानता होती है। फिर त्रिदोष पंच महाभूत में क्या क्या रिलेशन है। तो त्रिदोष में वात के अंतर्गत है आकाश और वायु महाभूत आते हैं, पित्त के अंदर अग्नि महाभूत आती है और कफ के अंदर जल व पृथ्वी महाभूत प्रदान होते हैं। फिर धातु और पंच महाभूतों में संबंध, ये संबंध सारे अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और ये संबंध पूछते भी हैं कि किससे कौन से महाभूत से क्या बना है, क्योंकि जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है वो महाभूतों से बना होता है और महाभूतों से ही शरीर की निर्माण, शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर के अंदर जो भी चीज़ है वो सब महाभूत से ही बनी है, तो इसलिए जरूरी है। तो धातु कितनी होती है? 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस के अंदर जल होता है, रक्त के अंदर अग्नि की प्रधानता होती है, मांस के अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, मेद के अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है, अस्थि के अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, मज्जा के अंदर जल महाभूत की प्रधानता और शुक्र के अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर मल और पंच महाभूत में संबंध, तो मल है मूत्र में जल की प्रधानता होती है, पुरुष में पृथ्वी की प्रधानता होती है और स्वेद में भी जल की प्रधानता होती है। फिर देखते हैं अपन त्रिदोष व त्रिगुण में संबंध क्या है। तो त्रिदोष और त्रिगुण में भी संबंध है। वात के अंदर रज की प्रधानता, पित्त के अंदर सत्व, कफ के अंदर तम गुण पाया जाता है, ठीक है ना। फिर ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्रिया शारीर के अंदर, प्राकृत वात का कार्य, प्राकृत पित्त का कार्य और प्राकृत कफ का कार्य। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर वो देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है वो आते हैं मेनली एग्जाम में। तो पहले अपन प्रिजर्वेशन तो देख लेते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रिजर्वेशन कैसे होता था पहले। तो पहले के ज़माने में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं, लैबोरेटरी थे ही नहीं इतनी कि जहाँ पे अपन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो पहले तो यही होता है कि कौन से डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है या कौन से डेड बॉडी का अपन है कि यूज़ करेंगे, कि इस डेड बॉडी का अपन यूज़ करेंगे, क्योंकि सड़ी गली डेड बॉडी का तो अपन अच्छे से देख ही नहीं पाएंगे। सड़ी गली डेड बॉडी अपन ना तो मसल ढंग से देख पाएंगे, ना कोई सिस्टम अपन ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि अपन डेड बॉडी तभी तो अपन प्रिजर्व करते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे सिस्टम अच्छे से दिखे अपने को, जिससे अपन अच्छे से स्टडी कर पाए। जब डेड बॉडी खराब है तो उसके अंदर सिस्टम ही ढंग से नहीं है तो अपन क्या स्टडी कर पाएंगे। तो क्या चीज़ होनी चाहिए कि लाइक उस डेड बॉडी को लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये होता है कि जो शव है वो पूर्ण अंग प्रत्यंग होना चाहिए, मतलब उसका एक भी चीज़ कटी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिसकी मृत्यु है वो लंबे टाइम पहले नहीं होनी चाहिए, अभी जिसकी मृत्यु हुई है ना उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, या जिसकी मृत्यु है वो जहर देखने पॉइजन से नहीं हुई हो, ठीक है ना वो। और जिसकी आयु है वो 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। 100 वर्ष के बाद वैसे भी बहुत सारी बीमारियां से ग्रस्त हो जाएगा या उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को नहीं दिखी पाएगी, तो वो चीज़ देखते हैं। फिर पहले के ज़माने में कैसे करते थे, सबसे पहले डेड बॉडी को है वो मूंज है, छाल है, कृष है, सण है, उनसे लपेटते थे, उनकी छाल से लपेटते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, अपने यहाँ अपने हेडिंग डाल देते हैं, आयुर्वेद के अनुसार शव संरक्षण विधि, शव संरक्षण विधि, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि मृत शरीर को मूंज, चाल, ये प्लांट के नाम है, कृष अथवा सण, इनकी छाल से इसको लपेटते थे, मतलब इनकी छाल है वो मृत शरीर पर लपेटते थे हैं। फिर उसको क्या करते हैं, पिंजरे के अंदर डालते हैं, क्योंकि पिंजरे के अंदर नहीं डालेंगे तो पहले के ज़माने में जो क्या बोलते हैं जीव जंतु है वो उसको खा जाएंगे, तो प्रिजर्वेशन कैसे कर पाएंगे। तो पिंजरे के अंदर उसमें रखते हैं, पिंजरे में रख कर, ठीक है, पिंजरे में रखकर उसको ऐसी नदी के अंतर्गत रखा जाता है जो नदी ना तो ज़्यादा फास्ट चल रही हो या
सबसे स्लो चलती है। ऐसी नदी जिसके अंदर एकदम स्लोली पानी है वो बहाव होता है, तो क्या लिखेंगे? तेज न बहने वाली नदी के अंतर्गत, तेज न बहने वाली नदी के जल में उसको डुबा देते थे, जल में डुबा देते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे? उसको 7 दिन के बाद जल से निकाल देते थे, नदी से निकाल देते थे 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज। 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उसको शव को नदी से निकाल देते, बाद शव निकालता। ठीक है, 7 दिन के बाद शव को निकाल दिया। फिर उस शव को निकालने के बाद उस पे जो मूंज और ये जो छाल लपेट थी उसको हटाते थे। फिर अपन खस, बांस और चाल आदि से अपन उसके आदि से जो बनाते थे, रस्सी वाला एक खुरचने वाला औजार बनाते थे, उससे फिर उसको शरीर से उसको धीरे धीरे खुरचते थे, उसकी चमड़ी को धीरे धीरे उसको घर्षण से उसको त्वचा को रिमूव करते थे। तो त्वचा रिमूव हो जाएगी तब उसके अंतर्गत बाह्य और आभ्यंतर अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। इनसे क्या करते थे? खुरचने का काम किया जाता था, खुरचना। ठीक है ना, एक सेकेंड। खुरचता मतलब उसको खुरचते थे, जिससे अपने को उसके अंदर के अंग प्रत्येक रूप से दिखाई देते थे। तो फिर उसकी अपने स्टडी की जाती थी कि हाँ ये अंग ये है वो है। ठीक है ना, तो ये अपने क्या देखा कि आयुर्वेद के अनुसार शव संरक्षण विधि देखी। ठीक है ना, फिर इसके अंतर्गत 2023 बैच में एक मैन यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि जो आपने ये पढ़ा था कि 10 टाइप्स होते हैं, सुषुप्त शरीर में 10 हैं वो भाग बताए गए, तो उसका कंपैरिजन मॉडर्न के साथ कंपैरिजन करके बताना था कि ये जो 10 अध्याय हैं वो क्या क्या डिनोट करते हैं। तो अपन उसके 10 अध्याय को नाम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यही था कि सुषुप्त शरीर स्थान के 10 अध्याय के बारे में बताइए और उनको मॉडर्न के अकॉर्डिंग कोरिलेट कीजिए। ठीक है ना, तो अपन यहाँ लिख देते हैं आयुर्वेदीय और आधुनिक मतों का समन्वय। आधुनिक मतों का समन्वय और ये सुश्रुत शरीर स्थान के 10 चैप्टर या 10 भाग, शरीर स्थान के 10 अध्याय। ठीक है, तो अपन पहले नाम 10 अध्याय हो गए। ठीक है ना, अब इन अध्यायों का देखते हैं कि मॉडर्न के अनुसार कैसे कोरिलेट किया गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये सर्वभूत चिंता शरीर, शुक्र शोणित शुद्धि शरीर और गर्भ व्याक्रांति शरीर, तो ये जो फर्स्ट है ना, इसको तो हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग मतलब कोरिलेट किया गया है। ठीक है, फिर ये 3 चैप्टर शुक्र शोणित शुद्धि शरीरम और गर्भ क्रांति शरीरम और गर्भ व्याकरण शरीर, इसको एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग कोरिलेट किया गया है, मतलब एम्ब्रियोलॉजी से इसको कोरिलेट किया गया है। फिर इस 5th चैप्टर को एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी एंड डाइसेक्शन। फिर ये 6th चैप्टर को सर्जिकल एनाटॉमी के कोरिलेट किया गया है, सर्जिकल एनाटॉमी। ठीक है, फिर बचे ये 3 चैप्टर शिरा वर्णन विभक्ति शारीरम, शिरा वेद विधि शारीरम और धमनी व्याकरण शारीरम, इसको एंजियोलॉजी से कोरिलेट किया गया है, एंजियोलॉजी। लास्ट चैप्टर गर्भणी व्याकरण शारीर, इसको मिडविफ्री एंड पेडिट्रीज, पीडियाट्रीज। ठीक है ना,
इससे कोरिलेट किया गया है। मोटे तौर पर यही फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है। धन्यवाद।